आज हम पढ़ेंगे भारत के उप प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, उस पर चर्चा करेंगे। भारत के पहले हेडिंग डाल लीजिए, भारत के उप प्रधानमंत्री। भारत के उप प्रधानमंत्री। भारत के उप प्रधानमंत्री। डाली 7 हेडिंग। सबसे पहले बात करेंगे उप प्रधानमंत्री पद की। क्या ये पद संवैधानिक है? किसी भारतीय संविधान के आर्टिकल में इसका उल्लेख है? नहीं है। तो उप प्रधानमंत्री का जो पद है यह है आपके गैर संवैधानिक। कैसा है? गैर संवैधानिक है, यानी इस प्रकार का संविधान में कोई पद नहीं है। जब पद नहीं है तो उप प्रधानमंत्री एक प्रकार से कैबिनेट मंत्री ही है। क्या है? एक प्रकार का कैबिनेट मंत्री, यानी जो शक्तियां मंत्री की होती है वही शक्तियां किसकी है? उप प्रधानमंत्री की। यदि किसी कारण से प्रधानमंत्री का पद रिक्त है तो क्या ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री पद का कोई ऑप्शन नहीं रखा गया। तो प्रधानमंत्री की मृत्यु, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में ये पीएम का कार्य नहीं कर सकता। पीएम का कार्य नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कार्यवाहक अगर बनाना है तो आप बना सकते हो, बाकी प्रधानमंत्री अलग है और उप प्रधानमंत्री ये जो पदनाम है ये केवल ऐसे ही बनाया गया। जैसे उप जिला प्रमुख वो जो होते हैं या उप प्रधान, क्या वो भी गैर संवैधानिक है? उपराज्यपाल गैर संवैधानिक है या फिर संवैधानिक है? वो सारे संवैधानिक है। उपराज्यपाल का भी आर्टिकल में प्रावधान है और इसके अलावा आपके उप प्रधान का भी आर्टिकल में प्रावधान है। धाराओं के अंदर जो पंचायत राज की धारा है उसमें उन सब का प्रावधान किया हुआ है। लेकिन उप प्रधानमंत्री और एक पद होता है उप मुख्यमंत्री, इनका कोई प्रावधान नहीं है। भारत में कुल उप प्रधानमंत्री कितने बने हैं? 8। कुल कितने बने हैं? 8। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में बनाए गए। और भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री अब तक जो बने हैं उनमें कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे लेकिन कई बार इच्छाएं पूरी नहीं होती। पहले अटल जी आ गए और अटल जी के बाद में कौन आ गए? मोदी जी आ गए, जो अटल है। लिख दीजिए। चलिए लिखे, भारत के उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री गैर संवैधानिक पद है। उप प्रधानमंत्री गैर संवैधानिक
पद है। यह मंत्री परिषद का कैबिनेट मंत्री ही होता है। राज्य मंत्री या उप मंत्री को उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता। यह मंत्री परिषद का कैबिनेट मंत्री ही होता है। अगली बात लिखें, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के कारण जब प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के कारण या अन्य परिस्थितियों में पद रिक्त हो तो उप प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं कर सकता। उप प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं कर सकता। जब संवैधानिक पद है ही नहीं तो क्या इसकी शपथ होती है? लेकिन ये क्या है? मंत्री है। कौन सा मंत्री है? और सभी प्रकार के मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो लिख दीजिए, उप प्रधानमंत्री की शपथ मंत्री पद के रूप में ग्रहण की जाती है। किस रूप में? पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? कौन से आंदोलन मिली थी? बारदोली सत्याग्रह में। कब बने थे ये? 1947 में। और पीएम कौन थे उस समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, उनके समय ये उप प्रधानमंत्री बने थे। दूसरे उप प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और ये उप प्रधानमंत्री बने थे 1967 में। कब बने थे? 1900। और 1967 में पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इसके बाद में तीसरे जो उप प्रधानमंत्री आते हैं उसके अंदर नाम आता है जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, जो दोनों साथ में बनाए गए थे। जगजीवन
राम। और फिर कौन है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। और ये दोनों बने थे 1979 में। कब बने थे? 1979 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई थे। ठीक है। उसके बाद में पांचवें जो प्रधानमंत्री हैं, पांचवें उप प्रधानमंत्री के रूप में वाई बी चौहान का नाम आता है। और ये भी आपके 1979 में बने थे चौधरी चरण सिंह के समय। पांचवें कौन बने? वाई वी चौहान। और ये कब बने थे? 1979 में। और पीएम कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह। और फिर छठे जो प्रधानमंत्री हैं उसमें नाम आता है चौधरी देवीलाल का, जो बने थे आपके वीपी सिंह के समय 1990 में। और चंद्रशेखर के समय 1989 और 90 के अंदर। कौन थे छठे? चौधरी देवीलाल। देवीलाल पहली बार कब बने? 1989 में। किसके समय? वीपी सिंह के समय। वीपी सिंह के समय। और दूसरी बार कब बने थे? दूसरी बार चौधरी देवीलाल ही हैं। और ये बने थे 1990 में। और इस समय कौन है? चंद्रशेखर प्रधानमंत्री, जिन्हें क्या कहते हैं? युवा तुर्क कहते हैं, क्योंकि समाजवादी विचारधारा के थे। और अंतिम कौन बचे हैं? अटल बिहारी, सॉरी, लाल कृष्ण आडवाणी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2002 में बने थे। लाल कृष्ण आडवाणी कब बने थे? 2002 में। और पीएम कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हुआ? नहीं नहीं, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। पहला लिखे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947। और प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू है। दूसरे हैं मोरारजी देसाई, 1967। और प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी।
जगजीवन राम 1989 में। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। चौथे कौन बने? चौधरी चरण सिंह 1979 में। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हैं। पांचवें कौन बने हैं? वाई चौहान, और ये भी कब बने? 1979 में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो 2 बार उप प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? देवीलाल 1989 वीपी सिंह के समय, और चंद्रशेखर के समय 1990 में, लाल कृष्ण आडवाणी 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। अब आप यहां पर देखोगे तो 1-2 सवाल और बन रहे, उतार लिए क्या सभी ने? चलिए फिर, एक तो आपको ध्यान रखना है मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके समय आपके 2 उप प्रधानमंत्री बने हैं, और 2 बार उप प्रधानमंत्री बनने वाला कौन है? देवीलाल। तो लिखे, मोरारजी देसाई के समय, देसाई के कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बने। कौन कौन बने थे? पहला जगजीवन राम, दूसरा चौधरी चरण सिंह। पहला जगजीवन राम, और दूसरा कौन बना था? चौधरी चरण सिंह। और 2 बार उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? देवीलाल। दो बार उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? देवीलाल। कौन थे? देवीलाल 2 बार क्या बने हैं? उप प्रधानमंत्री बने हैं। अब 2 उप प्रधानमंत्री ऐसे थे जो क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। कौन कौन है 2 उप प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई एवं चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। अब इनमें
सबसे जो लंबा कार्यकाल है वो है वल्लभ भाई पटेल का। सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिख लिया सभी ने? अब आ जाइए आप सीधा केंद्रीय मंत्री परिषद पर। कौन सा टॉपिक है? केंद्रीय मंत्री परिषद। क्या हुआ? नहीं, न्यूनतम केंद्र क्या है? किसका है? वाईवी चौहान। कितने दिन का है? हाँ, ये होगा 7 महीने का तो है जगजीवन राम और चरण सिंह का, और वाईवी चौहान का है। सही है। सबसे कम कार्यकाल वाले उप प्रधानमंत्री वाईवी चौहान है। इसमें आप लिख सकते हो सबसे कम या न्यूनतम कार्यकाल वाले उप प्रधानमंत्री कौन है? वाई वी चौहान। हो गया क्या कंप्लीट? एक बार देख लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां से शुरू किया था। कौन सा पदनाम है? उप प्रधानमंत्री। कैसा है? गैर संवैधानिक। और किसके बराबर है? कैबिनेट मंत्री के बराबर। अगर पीएम की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या अन्य कारण से पद रिक्त हो, तो क्या ये पीएम के कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। इसकी शपथ किसके रूप में होती है? मंत्री परिषद। कुल कितने उप प्रधानमंत्री बने? 8। उसके बाद में ये 8 में पहले कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके समय? नेहरू जी के समय। फिर मोरारजी देसाई। किसके समय? इंदिरा जी के समय। जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह किसके समय? मोरारजी देसाई। वाईवी चौहान किसके समय है? चौधरी चरण सिंह के। और चौधरी देवीलाल 2 बार बने। किसके समय बने? पहली बार वीपी सिंह, उसके बाद में चंद्रशेखर, जिन्हें क्या कहते हैं? युवा तुर्क। और अंतिम कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी 2002 में। किसके समय बने थे? अटल बिहारी। और मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री बने थे। पहला कौन है? जगजीवन राम। दूसरा कौन है? चौधरी। 2 बार उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति देवीलाल। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों पदों पर कार्य किया। सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई। और न्यूनतम कार्यकाल वाले उप प्रधानमंत्री कौन है? वाई वी चौहान। अब आ जाओ अगले पेज पर।
कौन सा है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात कौन से आर्टिकल में कर रखी है? 74 एक, कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जो 74 आर्टिकल है इसमें लगभग 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? तो एक बार हमने इसके भाग नंबर 2 को छोड़कर सारे के सारे भाग किसमें पढ़ लिए हैं? प्रधानमंत्री में पढ़ लिए। इसी कारण मैंने यहां पर केवल 2 ही आर्टिकल लिए हैं, एक की पुनरावृत्ति हो रही है और एक आर्टिकल नया जोड़ा है। जो अनुच्छेद 74 का भाग 2 है, इसमें क्या कहा गया है कि जो मंत्री है या मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह देगी, इसकी जो है न्यायालय जांच नहीं कर सकता। ये आपके किस में दे रखा? अनुच्छेद 74 2 में। तो पहली 2 लाइन नोट करें फटाफट। पहला बिंदु लिखें, अनुच्छेद 74 एक, अनुच्छेद 74 भाग 1, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो हमने कई बार लिख लिया है। और प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति। और ऐसे ही मंत्रियों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। मंत्री भी क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री भी क्या है? नियुक्त। आगे लिखे इसमें, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका मतलब यहां पर एक बात छिपी हुई है, करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार क्या करेगा? कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति के लिए क्या है? बाध्यता है। और ये बाध्यता संविधान में पहले से ही थी। और 42वां जो संविधान संशोधन आया था 1976 का, उसमें इसको अनिवार्य कर दिया। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 ये लागू हुआ, तो इसमें एक बात कही गई कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, कि एक बार आप इस पर पुनः विचार कर लीजिए। और मंत्रिपरिषद ने वापस अपनी सलाह भेज दी, तो इसका मतलब यह है कि अब राष्ट्रपति को उस पर क्या करना है? कार्य करना है। अब लिखिए अगला आर्टिकल 74 2, एक नंबर लिख दिया पूरा, ठीक है। 75 तो हम यहां लेंगे नहीं, क्योंकि उससे प्रधानमंत्री की नियुक्तियां वगैरह है, वो हम कर चुके हैं। अनुच्छेद 74 का भाग 2, मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी जांच
किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। लिख दिया सभी ने? हो गया क्या? ठीक है। अब 44वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को एक बार क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना था? निश्चित नहीं है। तो उसी प्रकार से मंत्री परिषद का कार्यकाल भी निश्चित नहीं है। मंत्री परिषद का कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक मंत्री परिषद को कौन से सदन में विश्वास मत हासिल हो? लोकसभा में। लिखे नोट के दोनों पॉइंट। चवालीसवां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। जैसा राष्ट्रपति वीटो में करता है ना, कौन से में? सस्पेंड वीटो में। कौन सा वीटो है? सस्पेंड वीटो जो है ना राष्ट्रपति का, वो भी राष्ट्रपति यहां पर काम में ले रहा है। हाँ, हिंदी में बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। और मंत्री परिषद ने वापस अपना परामर्श भेज दिया तो क्या होगा? हाँ, फिर राष्ट्रपति को इसके हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। फिर लिखे मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। 2 नंबर में मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। यह तब तक पद पर रहेगी। कौन? मंत्री परिषद। जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त है या लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। नोट कर लिया सभी ने? यानी मंत्री परिषद का कार्यकाल कौन से सदन में विश्वास मत पर निर्भर करता है? तो विश्वास मत केवल कौन से सदन में लाया जाएगा? लोकसभा। राज्यसभा में लाने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगला एक मुकदमा है एसपी आनंद बनाम HD देवगौड़ा 1997। हम कई बार इसकी बात कर चुके हैं, आपको केवल मुकदमा ध्यान रखना है कि आनंद तो कितने महीने का? ठीक है, 6 महीने का है। आप 6 महीने तक जो है PM बन सकते हैं, CM बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं बिना किसी सदन की सदस्यता लिए हुए। ये मामला कौन से वाद में उभर कर आया था? SP आनंद बनाम HD देवगौड़ा में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ऐसा व्यक्ति
जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है वह 6 माह तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री नियुक्त किया। लिखें, SP आनंद बनाम HD देवघोड़ा। SP आनंद बनाम HD देवघोड़ा वाद कब का है? 1997 का। SP आनंद बनाम HD देवघोड़ा वाद। लिख दिया क्या? आगे लिखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अब यहां पर देखो, बहुत अच्छी बात आई है। PM, CM और मंत्री सभी के सभी क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ऑप्शन पूछेंगे निर्वाचित, मनोनीत, पदेन, नियुक्त, तो आंसर क्या होगा? नियुक्त होते हैं। अगला मुकदमा है SR चौधरी बनाम पंजाब राज्यवाद। यह है 2004 का। यह भी बात आप जानते हो, मैं बता चुका हूं, लेकिन मुकदमा कौन सा है? SR चौधरी है। कौन सा है? आनंद के कितने महीने अच्छे हैं? 6 महीने, वो तो याद रह जाएगा। अब यहां पर ध्यान दी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, एक बार मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, दोबारा नियुक्त नहीं किया। हाँ, अगर वो सदन का निर्वाचित सदस्य बनता है, अगर वो सदन का निर्वाचित सदस्य बनता है तो फिर मंत्री बन सकता है, लेकिन वो किसी सदन का सदस्य नहीं है, एक बार 6 माह तक वो मंत्री रह चुका है और फिर बिना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण किए वो मंत्री बनना चाहता है, क्या ये संभव है? नहीं है। तो लिख दीजिए, SR चौधरी बनाम पंजाब राज्यवाद 2004। SR चौधरी बनाम पंजाब राज्यवाद 2004। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है,
जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, एक बार मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। एक बार मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। दोबारा नहीं, सीधा लिख दो शॉर्ट में, दोबारा नहीं। इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए आगे, दोबारा नहीं। यदि वह सदस्य सदन में निर्वाचित होता है तो पुनः मंत्री बन सकता है या नियुक्त हो सकता है, तो पुनः मंत्री नियुक्त हो सकता है। अब त्यागपत्र देने वाले मंत्री, कुछ प्रारंभिक जो मंत्री हैं उनका ध्यान रखना है। जैसे भारत में सबसे पहले अपने मंत्री पद से त्यागपत्र किसने दिया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। बहुत चर्चित नाम है, जनसंघ पार्टी के संस्थापक है, जिससे वर्तमान में हम बीजेपी कहते हैं। इसके अलावा केसी नियोगी भी बड़े ही चर्चित व्यक्ति रहे, और भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पर अपने वक्तव्य को लेकर मंत्री परिषद से क्या किया था? त्याग पत्र दिया था। तो लिख दीजिए, त्याग पत्र देने वाले प्रमुख मंत्री पहले कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर आपको पूछे कि पहला मंत्री कौन था जिसने केंद्रीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद में केसी नियोगी, और फिर लिख दीजिए भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ये जो जॉन मथाई है इसको आप छोड़ दीजिए, बोले कोई आवश्यकता नहीं है। और खास तौर से दो नाम तो जरूर याद रखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और भीमराव अंबेडकर का। नोट कर लिए यहां तक? चलिए, अब एक खास बात, हम बार बार चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। फिर हम आगे ये भी पढ़ते हैं और बोलते हैं कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होंगे। अब इस शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो गलत है। संवैधानिक धाराओं के अकॉर्डिंग ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यानी संविधान में मंत्रियों की कोई श्रेणी निर्धारित नहीं है। तो किसमें है? लोक जनप्रतिनिधि जो अधिनियम है उसकी धाराओं के अंदर ये 3 प्रकार के मंत्रियों की श्रेणियां दे रखी है। ठीक है ना? तो अगली बात लिखिए, संविधान में मंत्रियों की श्रेणियों का उल्लेख नहीं है। संविधान में मंत्रियों की श्रेणियों का उल्लेख नहीं है। संविधान में मंत्रियों की श्रेणियों का उल्लेख नहीं है।
अब जो मंत्रियों की श्रेणियां हैं कितनी है? दो है। पहली कौन सी है? पहले है आपके कैबिनेट मंत्री, दूसरे हैं राज्य मंत्री और तीसरे हैं उप मंत्री। अब राज्य मंत्री दो टाइप के होते हैं, एक केवल राज्य मंत्री और एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। लेकिन आपको केवल राज्य मंत्री ही ध्यान रखना है। अगर किसी व्यक्ति के पास में राज्य मंत्री का पद है और स्वतंत्र प्रभार है, इसका मतलब वो कैबिनेट मंत्री के समान ही कार्य करेगा। बाकी जो मंत्री हैं, उप मंत्री और राज्य मंत्री, वो कैबिनेट के सहायक के रूप में काम करते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रालयों के राजनीतिक अध्यक्ष होते हैं। कोई भी मंत्रालय है, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, कोई भी विभाग है, उसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मंत्री होता है। और मंत्री भी कौन सा? कैबिनेट। लेकिन प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो होता है सचिव। अलग अलग विभागों के अलग अलग सचिव होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक प्रमुख पूछ लेना, जैसे यहाँ मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख पूछा है तो कौन है? मंत्री है। और मंत्री में कौन सा है? कैबिनेट। अगर आपको यहाँ ये पूछ लिया जाए कि प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा, तो प्रशासनिक प्रमुख होगा उस विभाग का कौन होगा? सचिव होगा। कौन होगा? सचिव होगा। तो मंत्रालयों के राजनीतिक अध्यक्ष होते हैं, ये सीधे पीएम को रिपोर्ट करते हैं। यानी कैबिनेट मंत्री जो भी कार्य करेंगे उसकी जानकारी सीधी किसको मिलेगी? प्रधानमंत्री को। एवं मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेते हैं। अब कैबिनेट के अंदर मान लीजिए लगभग 20-25 मंत्री हैं, तो सभी मंत्रियों के पास में जो मंत्रालय है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लगभग 7-8 जो मंत्रालय हैं, जैसे रक्षा विभाग है, इसके अलावा आपके वित्त मंत्रालय हैं, इसके अलावा विदेश मंत्रालय हैं। तो इस प्रकार की जो 7-8 मेन मंत्रालय हैं, उनके मंत्रियों की जो बैठक होती है उसको हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल बैठक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल की बैठक में केवल कौन भाग लेंगे? कैबिनेट मंत्री। और इनके पास एक से अधिक मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी होती है। फिर आता है राज्य मंत्री। मैंने स्वतंत्र प्रभार और इन दोनों का साथ में डाल रखा है। जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करते, सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, वो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। लेकिन जो केवल राज्य मंत्री हैं, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है, वो कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करते हैं और वो कैबिनेट की बैठक में भाग भी नहीं ले सकते। फिर कौन सा? उप मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के अधीन रहकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। फिर एक मंत्रियों के अंदर एक श्रेणी और बनाई गई है, लेकिन ध्यान रखना ये मंत्रियों में शामिल नहीं है, क्योंकि तीनों प्रकार के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इन्हें पद से कौन हटाता है? राष्ट्रपति। इन्हें शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। लेकिन जो संसदीय सचिव पद है, संसदीय सचिव पद आपके मंत्री पद की श्रेणी में नहीं आता है। संविधान में इस पद का उल्लेख भी नहीं है। हाँ, संविधान में मंत्री पद का उल्लेख है, मंत्रियों की श्रेणियों का उल्लेख नहीं है। तो यहां संसदीय सचिव है, तो संसदीय सचिव नाम का तो कोई पद संविधान में है ही नहीं, तो ये गैर संवैधानिक पद है। लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 2 है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मंत्री का अर्थ है राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्य संचालन नियम 2 है, उसके अंदर संसदीय सचिव पद की बात कही गई है। अब संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करेगा?
प्रधानमंत्री शपथ भी कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री ही दिलाएगा। क्या ऐसा पद किसी राज्य में भी होता है? बिल्कुल होता है। प्रत्येक राज्य जो है अपने पार्टी के सदस्यों को राजी करने के लिए उन्हें एक झुंझुना पकड़वा देता है और संसदीय सचिव पद नाम दिया जाता है। हाँ, फायदा यह है कि गाड़ी पर लाल बत्ती लगती है, करने के लिए काम आपके पास में कुछ नहीं है। तो आप लिखें मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की श्रेणियां। तो पहला कौन सा मंत्री लिखा था आपने? कैबिनेट मंत्री। मंत्रालयों के क्या है? राजनीतिक अध्यक्ष। और सीधी किसको रिपोर्ट करते हैं? प्रधानमंत्री को। और मंत्रिमंडल की बैठक में क्या लेते हैं? हिस्सा लेते हैं। अब मंत्रिमंडल की बैठक में दो प्रकार के मंत्री हिस्सा ले सकते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री और एक अगर किसी राज्य मंत्री के पास स्वतंत्र प्रभार है तो वो मंत्री जो है कैबिनेट बैठक में भाग ले सकता है। इनके पास मुख्य मुख्य मंत्रालय होते हैं, लिख दिया पहला। दूसरा था स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य नहीं करते क्योंकि ये क्या है? स्वतंत्र हैं। ये भी सीधी रिपोर्ट किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को। और कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री केवल राज्य मंत्री है, यानी स्वतंत्र प्रभार नहीं है, नहीं होता है, तो ये कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए कार्य करते हैं। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं ले सकते। कौन सा राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है? जिसके पास में कौन सा प्रभार हो? स्वतंत्र प्रभार हो। अब इसके बाद में देखें उप मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के अधीन रहकर काम करते हैं। फिर कौन सा पद आया वापस? संसदीय सचिव। जैसे उप प्रधानमंत्री का संविधान में उल्लेख नहीं है, वैसे ही संसदीय सचिव का भी संविधान में उल्लेख नहीं है। तो जहां आपको 3-4 पद नाम दे देंगे, वहां पूछेंगे इनमें से कौन सा संवैधानिक है और गैर संवैधानिक है। तो आप ध्यान रखें, एक तो कौन सा है? उप प्रधानमंत्री, और एक कौन सा है? उप सीएम। ये भी क्या है? गैर संवैधानिक। और एक कौन सा है? संसदीय सचिव। एक कौन सा है? संसदीय सचिव। ये सारे पद क्या है? तीनों गैर संवैधानिक हैं। लिख दिया आपने? अब आ जाओ अगले पेज पर। हाँ, तो संसदीय सचिव की शपथ और त्यागपत्र का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। पहली बार संसदीय सचिव पद नाम केंद्र सरकार के अंदर 1951 में आया था। और 1951 में प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो व्यक्तियों को संसदीय सचिव बनाया, सतीश चंद्रा और एस.एन. मिश्रा को। किसको बनाया था? सतीश चंद्रा और एस.एन. मिश्रा को जो है संसदीय सचिव बनाया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। इसके बाद में फिर एक नया आपके वर्ड आता है, शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल। भारत के संवैधानिक इतिहास के अंदर अभी ऐसा कैबिनेट बना नहीं है। हाँ, राजस्थान के अंदर जब वसुंधरा जी आपके विपक्ष में थी, उस समय ये कैबिनेट जरूर बनाया गया था। ये अवधारणा मुख्य रूप से कहाँ की है? ब्रिटेन की है। कहाँ की है? ब्रिटेन की। जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो इस प्रकार का एक कैबिनेट बनाती है, जिसे छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट कहते हैं। विपक्ष की एक संस्था है जिसका जनक ब्रिटेन है। राजस्थान में इसका प्रयोग वसुंधरा राज्य के द्वारा
2009 में किया गया था। कौन सी पार्टी थी? भाजपा पार्टी। अब है भारत सरकार के कार्य संचालन की जानकारी। ये कौन से आर्टिकल में है? 77 में। हालांकि राष्ट्रपति में हमने ये सारी बातें पढ़ी, फिर मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूं कि भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं वो किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से। अनुच्छेद 77(1) में भारत सरकार के समस्त कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से। और अनुच्छेद 77(2) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के नाम से किए गए आदेशों या कार्यों पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जाएगा। ऐसे ही राज्यपाल अगर कोई कार्य करता है तो उस पर भी कोई सवाल जवाब नहीं होगा। अनुच्छेद 77(3) में राष्ट्रपति मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन के क्या बनाएगा? नियम। जितने प्रकार के हमने मंत्री पढ़े हैं, 3 प्रकार के। पहला मंत्री कौन सा? कैबिनेट। दूसरा मंत्री कौन सा? तीसरा मंत्री कौन सा? उप मंत्री। उनके कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन उनके विभाग निर्धारित कौन करेगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति ने भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 बनाया था। ये पूछते हैं, ये सवाल पूछा गया अभी कि भारत सरकार कार्य आवंटन नियम कब बना था? 1952, 1962, 1961, 1951। तो आंसर क्या था? 1961। तो ये था आज का अध्याय जिसमें उप प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद शामिल थे।